नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे की, और नतीजे के बाद की स्थिति की। ममता बनर्जी ने एक बात कही है कि अगर कांग्रेस साथ आती है तो 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरा जा सकता है। लगता तो हमें भी यही है कि शायद विपक्ष एकजुट हो सकता है। मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, ओम सैनी साहब हैं, और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। काफी लंबा एक इनका कैरियर है और जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक वक्त का मुझे ध्यान है कि हम छोटे थे तब सुना करते थे कि इंदिरा गांधी को घेरने के लिए तमाम लोग, जब इंदिरा इज इंदिरा की बात चलने लगी तो तमाम विपक्षी दल घेरने के लिए आने लगे। घेराबंदी भी की, सफल भी हुए, लेकिन उसके बाद में फिर बिखराव हो गया। फिर घेराबंदी कांग्रेस की करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो पावर में होता है उसे घेरने की कोशिश करते हैं, एक दल नहीं, काफी सारे दल मिलके। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि कोई भी अपने टापू को छोड़ना नहीं चाहता, और ये कहना चाहते हैं कि जो तिरंगा है वो तो मेरे टापू पे रहना चाहिए, दूसरे के पे नहीं, आप नीचे रहिए। ये लालच खत्म होगा तो मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत हो सकता है। अभी बात करें अगर मुद्दों की, महंगाई मुद्दा है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। पहले महंगाई में सरकारें चली जाती थी, आज सरकारें बन जाती हैं। जनता से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर देखें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि तीसरे से चौथे आदमी के हाथ में काम नहीं है। ये बेरोजगारी का आलम है हमारे यहाँ पे। और यूक्रेन रूस का अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो बड़ा संकट होगा, खाद्यान्नों का भी और दूसरी चीजों का भी। महंगाई इस कदर बढ़कर के बोलेगी कि हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, लोग झोपड़ा आवास योजना से भी दूर रह जाएंगे। ये स्थितियां हमारी बनने वाली है, क्योंकि धातु की कीमत जिस तरह से बढ़ती जा रही है। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि विपक्ष को अपना ट्रैक बदलना पड़ेगा, या हिंदुस्तान की हवा बदल रही है कि राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर के पहले सरकारें चली जाती थी, डर लगता था राजनीतिक दलों को कि इसका जवाब जनता जानना चाहेगी, होगा क्या, ये स्थितियां बदल गई हैं अब? देखिए, निश्चित रूप से अब ऐसा कोई लीडर नहीं रहा मुल्क में जो सबको एक साथ ले सके और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सारे दलों के साथ में एक रूपता करके और आगे बढ़ सके, खासतौर से। लेकिन अब जो दृश्य बन रहा है वो दृश्य ऐसा लगता है, आज प्रशांत कुमार बोल रहे थे कि मोदी जी ये ना समझें कि ये बस फाइनल हो गया है, विपक्ष की एकता तो 24 में देखने को ही मिलेगी। मैं उसको यूं कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा आरोप लगाते हैं आप, ऐसा आरोप लगाते हैं, उसके बाद में आप कहते हैं कि आप दूसरे लोग जो हैं सब डेमोक्रेटिक हैं और इस देश के संविधान को इसको बचाना चाहते हैं, तो उसकी एकजुटता का कोई, एक रूपता का कोई स्वरूप बनना चाहिए। वो स्वरूप मैंने देखा कि मिसेस गांधी के खिलाफ बना 77 में, मैंने देखा कि मोरारजी भाई वगैरह के खिलाफ बना सन 70 में जब मिसेस गांधी निकल करके आई। मैंने देखा कि 80 के अंदर सुशासन एक कारण बना और उसके लिए सारे लोग एक हो गए बदलाव के लिए। अब वैसा का वैसा दृश्य अभी बन रहा है। यानी जिस वक्त सोमनाथ जी लोकसभा के अध्यक्ष थे उससे पहले एक दृश्य बना था कि साहब एक तरफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, एक तरफ उनके मुताबिक जो व्याख्या करते हैं उनके मुताबिक एक तरफ दक्षिणपंथी ताकतें थी और एक तरफ डेमोक्रेटिक ताकतें थी, लेकिन वो भी और चला, उसके बाद में वो भी टूटा। वैसे के वैसे दृश्य आज भी बन रहा है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे लग रहे हैं उसमें ये है कि साहब ये संविधान का स्वरूप बदलना चाहते हैं, ये संघीय शासन बदलना चाहते हैं, और ये जनमानस के बीच में एक अति राष्ट्रवाद को स्थापित करके सारा जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय एक होकर के इस संविधान के तहत रह रहे हैं, उनमें एक टेंशन पैदा करना चाहते हैं। ये आरोप है। तो ये आरोप है, तो जो आरोप लगाते हैं वो इसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या वो अपनी सीटें छोड़ के बैठ करके और एक मत होकर के सामने आ सकते हैं? पहले ऐसा हुआ है, 3-4 बार हो चुका है इस मुल्क के अंदर, अब भी। और मैं एक बात और बता दूं कि दुनिया में एक बड़ा इस आरोप के साथ में कि जो लोग ये कहते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस से मुक्ति के लिए एक होना चाहिए, तो जॉर्जी दोमित्रोव का नाम बड़ा मशहूर है, जो ज्वाइंट फ्रंट की पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, जिनको कि पढ़ा जाता है, समझाया जाता है। ज्वाइंट फ्रंट में यही होता है कि आप में सेक्रीफाइस करने की तैयारी होनी चाहिए।
जितना आप सेक्रीफाइस करेंगे लोग आपके साथ में आएंगे। नेता अपने आप को ये ना समझे कि हमारे साथ में अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। अभी भी अगर ऐसा ये कर लें कि अपनी सीटें छोड़ने के, अपने लड़ाई झगड़े छोड़ के और कम सीटों पे या बांट करके भी करें, कॉमन मैन प्रोग्राम के साथ में करें, तो निश्चित रूप से चुनौती है ये इस सरकार के लिए। ये कोई संकट की बात नहीं है, अभी भी हो सकती थी, अभी भी हो सकती थी, लेकिन अपने अपने छात्र अखिलेश और जयंत और प्रियंका जी और बीएसपी और ओवैसी, ये सारे देख रहे हैं आप ना। राइट, कोई ये तो इससे ये तो हुआ, ये तो पता लगा कि साहब आप उनका वोट कम हो गया, लेकिन इससे आप पराजित तो नहीं कर सके ना। जब ये मालूम, ये तथ्य पता है, तो फिर एकजुट क्यों ना हुए। चलिए मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में, प्रमोद वशिष्ठ साहब के पास में जाना चाहूंगा। प्रमोद जी देखिए, विपक्ष भी वही है, नरेंद्र मोदी भी वही हैं और मुद्दे भी वही हैं। जिन मुद्दों को आधार बनाया जाता है कि महंगाई, और वह मुद्दे यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी ने भी वही बनाए कि बहुत सही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जो बच्चे बच्चे की जुबान पे रट गया। तो महंगाई ऐसा मुद्दा है, सरकारों को रवाना कर देता है। लेकिन अभी महंगाई है, शायद उससे ज्यादा होगी महंगाई, लेकिन जनता को रास महंगाई से ज्यादा मोदी का चेहरा आ रहा है। या बीजेपी की रणनीति कुछ ऐसी है, या विपक्ष की रणनीति है, वो रणनीति बहुत कमजोर कड़ी है कि वो जनता के गले नहीं उतर पा रही, या फिर जनता को यह कि महंगाई सह लेंगे, बेरोजगारी सह लेंगे, लेकिन अभी विकल्प के रूप में तो हमें कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि चलिए उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ एक चेहरे के रूप में था, लेकिन दूसरे राज्यों में दिखाई नहीं देगा। 2023 में जब राजस्थान में भी चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि वोट तो मोदी के नाम पे ही मांगे जाएंगे। गुजरात में वोट मांगे जाएंगे, मोदी के नाम पे मांगे जाएंगे, हिमाचल में मांगे जाएंगे, त्रिपुरा में मांगे जाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पे चेहरा तो मोदी ही होगा, और विपक्ष भी यही होगा, और विपक्ष के एजेंडे भी यही होंगे। तो इन परिस्थितियों में लगता है आपको कि 2024 में कोई घेर पाएगा मोदी को? देखो योगेंद्र जी, मैं बताऊं, जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो सबसे पहले तो इनके खिलाफ एकजुट, इनके बनने से पहले इनके पार्टी के इन लीडर्स हुए, जो आपने खुल रूप से देखा, कभी कोई बोला, कभी कोई बोला, कभी कोई बोला। उसके बाद में विपक्ष कह रहा है कि हम सब मिलके एक करेंगे, हमको सबको मिलना है। अब उनकी मजबूती का कारण ही ये बन रहे हैं कि मोदी को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग मान लिया कि देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं बची। इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, क्या मोदी से मुकाबला नहीं कर सकती? क्या उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है, ऐसी कोई सलाहकार नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी ही इतना बड़े हो गए कि उनसे मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी बची ही नहीं? तो ये एक सोचने की विषय है कि मेन मुख्य मुद्दा ये आ रहा है कि विपक्ष चलो एक हो रहा है, लेकिन उनके पास नेतृत्व का बड़ा अभाव है। नेतृत्व, लोग भी ये सोचते हैं, कभी शरद पवार जी का नाम आता है, कभी ममता बनर्जी का नाम आता है कि भाई ये नेतृत्व करेंगी। शुरू में एक बार मायावती जी भी सोनिया जी से मिली, बहुत पहले, आप तो कह रहे हो उनका वो है। तो इनको नेतृत्व का जो अभाव है, तो विपक्ष, बीजेपी भी ये सोच रही है, मोदी जी भी ये सोच रहे हैं कि नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को तो, जैसे आदरणीय भाई साहब सैनी जी ने कल कहा था, पप्पू की छवि बना दी। अभी वो जब कुर्सी पे बैठे ही नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ही नहीं, जब लोगों ने देखा ही नहीं, आप कैसे पप्पू साबित कर दोगे? तो एक जो पप्पू की जो छवि इस तरह से बना दी, और विपक्ष सारा हम एकजुट हो गए। अब ये इनका बयान देना ही मोदी को मजबूत करना है कि 2024 में हम सारे होकर मोदी को हराएंगे। कांग्रेस नहीं बोलती कि 2024 में हम पूरी तरह से मुकाबला करके सामने आएंगे। मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है, लेकिन कहाँ चला? जब ऐसी बातें चल रही हैं तो पब्लिक भी लालची हो रही है, वोटर लालची हो रहा है। आज आप पंजाब में क्यों जीता गया? 90 सीट 92 सीट क्यों आई है? पंजाब दिल्ली मॉडल की, हम बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री देंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा का तो दिल्ली में कर्ज हो गया। किसको पता? वो सारी ट्रांसपोर्ट, बिजली बाग घाटे में, ट्रांसपोर्ट घाटे में, सारा तो घाटे में जाते जा रहे। फिर ये पैसा आएगा कहां से? तो मुद्दे हो रहे हैं कि लोगों को ये दिख रहा है कि विपक्ष के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई नया एजेंडा लेके आते? क्यों नहीं कोई पारदर्शिता से आते और कांग्रेस मुकाबला करे? क्योंकि पार्टियों के भरोसे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये तो सब प्रधानमंत्री हो जाते हैं। जैसे ही बात चलती है कि हम एक होते हैं, और किसी मंच पे कई बार ही हाथ खड़े कर चुके, सारे हाथ पकड़ के, फिर बाद में आते हैं तो प्रधानमंत्री। मैं 8-10 बार तो मैं ये, आपने देखा होगा, आप तो खुद बहुत सीनियर देश के जाने माने पत्रकारों में शामिल है, सैनी जी भाई साहब बैठे हैं, श्याम सुंदर भाई साहब बैठे हैं, कितनी बार ये हाथ मंचों पे खड़े कर चुके,
क्या इनमें एकता हुई? अब आप और चुनाव आते ही साहब के हाथ छूट जाते हैं। मंच से उतरे, हाथ छूटे कि मैं प्रधानमंत्री। अरे आप मुद्दे लेकर तो आए, नेतृत्व तो लेकर आए कि भाई इसके नेतृत्व में हम करेंगे यूपीए का। कोई करने को तैयार ही नहीं। कभी नीतीश कुमार जी का जो शुरू में नाम चला, वो उनको ही मोदी जी ने लगा लो कर लिया पूरा। जब तक विपक्ष के पास, और ये कहना इनको बंद करना पड़ेगा कि हम सब एकजुट होंगे 24 में हराएंगे। अरे क्यों हराएंगे? कांग्रेस हराएगी ना, सबसे पुरानी देश की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में क्या इतना वो नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें नहीं आई थी कभी? भारतीय जनता पार्टी का बात क्या था? तो ये चीजें जो हैं ये एक बड़ा मंथन का विषय है। और इसमें क्या है, थोड़ा सा है ना, अब ये लोगों से जो चर्चा हुई, अच्छे बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई, उनका मान है गांधी परिवार को पद का मुंह छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो, अब मान लो, अब देखो, मैं हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, अब बताओ उनके मंत्री ये बोल रहे हैं कि मर्दों का देश है, रेप होते हैं। अरे क्या, व्हाट इज दिस? ये तो कांग्रेसी का, इसका विरोध करना चाहिए। तो विधानसभा में, सदन में, मतलब माँ की तरह होती है सदन, उसमें इस तरह से मंत्री बोल जाए, और क्या गांधी परिवार क्या कर रहा है, ऐसे तो ऐसी जो भाषाएं बोल रहे हैं, जो ये तो मरवारी है सारा, ये कर रहे। कभी सेंट्रल में कोई बोल जाता है, कभी यहाँ इस तरह की भाषा का प्रयोग हो जाता है। तो ऐसी जो चीजें हैं ये पब्लिक। मैं आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था कि आप लोग भी एक ताकत के रूप में उभर करके आए हैं। कांग्रेस के बाद में आम आदमी पार्टी है जो दूसरे राज्य में भी सरकार बनाई है। मैं कल भी ये बात कह रहा था। तो आप लोगों का क्या ट्रैक रहेगा? हमारा ट्रैक, हम नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं और हमारे कोई पॉलिटिकल समझ भी नहीं है, लेकिन हमारी एक ही समझ है कि जनता का काम करना है। कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बदल दी लोगों ने, जिसे एक ट्रस्ट के रूप में देखा जाना चाहिए, वो एक स्वार्थ का काम हो गया। और हम वो स्वार्थी नहीं है, हम केवल रिटर्न देना चाहते हैं। जनता ने अगर भरोसा किया तो हम किसी खेमेबांदी में विश्वास नहीं करते, ना किसी की घेराबंदी में विश्वास करते हैं। हम हमारे ट्रैक पे चलना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी तो ये हुई कि वो, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि सस्ते लालच में मैं नहीं फंसूंगा, मुझे तो बहुत लंबी पारी खेलनी है। और जैसे अभी प्रमोद जी ने सपाट तरीके से कही है कि हाथ तो इकट्ठे करते हैं सब मिला करके, मन से नीचे उतरते ही सब अपने टापू की चिंता करना शुरू कर देते हैं कि हम मजबूत हैं इनसे तो ज्यादा। तो ऐसे में लगता है कि कुछ घेराबंदी हो पाएगी। देखिए, मैं चेहरा यही है नरेंद्र मोदी, जिन राज्यों में चुनाव होंगे। विपक्ष के पास में मुद्दे भी यही है। महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, इसे खारिज नहीं कर सकते। बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, जनता से जुड़े तमाम मुद्दे, और हम क्या कर सकते हैं वह भी बताता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा। तो कोई तो रणनीतिक चेंज करना होगा विपक्ष को। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार से घरानों से जो संबंध जोड़ा, और गांधीनगर से जो कुछ अपना कैंपेनिंग चलाया, और देश को उन्होंने अपना बना लिया, ये तरीके से करा है। अब जहां से यूपी से जो, और फिर यूपी में आकर के कहने लगे कि मैं तो यूपी का हो गया हूं, उनको मजबूरी में, क्योंकि प्रधानमंत्री रहने के लिए यूपी जरूरी है, इसलिए वो यूपी, गुजरात छोड़ के यूपी में क्या हो गए। कल कह रहे थे मैं तो यूपी का हो गया हूं, यूपी ने मुझे पसंद भी कर लिया है। ये बातें अब ये भी सोचना चाहिए कि योगी अब फिर वो मुख्यमंत्री दोबारा बन गए, वो उसी मुकाबले के बन गए। और जिस तरह से योगी जी भी के पास आगे पीछे कुछ नहीं है, तो मोदी जी के पास भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आगे पीछे जिस तरह की स्थितियां नहीं, तो एक दो प्रतिद्वंदी बीजेपी में आके खड़े हो गए हैं। अब जहां पर पहले बात होती थी अमित शाह की, अब अमित शाह गौण होते जा रहे हैं। अमित शाह पहले हो रहा था कि अमित शाह ही बनेंगे, गुजरात वाला ही बनेगा, अब गुजरात वाला नहीं, अब उत्तराखंड से जो यूपी में आया था और मठाधीश बनकर के बैठा था, और वो आज चैलेंज करेगा कुछ दिन बाद। अभी तो नहीं, आप आगे के देखिए 24 में तो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, लेकिन बाद में वो रहेंगे नहीं रहेंगे पूरे देश के अंदर 26-27 में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, अब देखिएगा कि पंजाब छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली छोटा सा प्रदेश है, वहां पे कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। और आपने कहा कि हम फ्री देंगे बहुत कुछ चीजें करके, कि आप पहले प्रतिपक्ष में आए थे और उसके बाद में आपको सत्ता हासिल होगी। ये बात सही है कि वो जाएंगे हिमाचल, क्योंकि छोटा है, इसलिए वो हिमाचल में कुछ अपना अभी नहीं, वो शासन में तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रतिपक्ष के रूप में अगर उभर करके कांग्रेस से ये आ गए, क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आएंगे,
राजस्थान में तो मान्यता ही नहीं दी, राज्य निर्वाचन आयोग ने आप पार्टी को मान्यता ही नहीं दी और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हमारे ना पंचायत का चुनाव लड़ पाए, ना शहरी निकाय का चुनाव पड़ा। हमारे अशोक गहलोत तो बड़े चतुर है, चाणक्य है, जादूगर है। उन्होंने अपने प्रदेश में तो उनको डंडे बैनर झैनर लगाने का मौका ही नहीं दिया, गांव तक पहुंचने का मौका नहीं दिया, शहर में लगाने का झंडा मौका नहीं दिया। इसलिए उन्होंने उनके संगठन को पनपने नहीं दिया। इसके कारण से राजस्थान तो इतना उनके लिए नहीं लगता है कि खाद वाला हो और आके। अब दिखेगा कि विपक्ष के पास मजबूरी ये है, नेता ज्यादा है, नेतृत्व करने वाले लोग कम है, नेतृत्व में विश्वास किसके पास रहे। देखिए सोनिया गांधी को सब मानते थे, इसलिए यूपीए 2 बन गया। नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं है। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी अकेले नहीं है, वो एनडीए अभी भी लेके चलते हैं साथ में। उनको भरोसा है कि मेरे को बीजेपी से अगर पूरी तरीके से ताकत नहीं मिली तो मैं एनडीए के भरोसे प्रधानमंत्री रह सकूंगा। उनके पास चलिए श्याम जी, वापस आ रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। एक राउंड लेना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी देखिए, मोटिव ये है, जिस एजेंडे पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी का वो देख रहा था कारवा, अभी कुछ देर पहले जब गुजरात के दौरे पे वो अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे, क्योंकि गुजरात इनके लिए अहम है। और पिछली बार अशोक गहलोत उस पोजीशन में पहुंचा चुके थे कि जिसमें अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत कुछ विचार करना पड़ा, बहुत कुछ विचार करना पड़ा। अब कितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए बीजेपी के वर्कर्स में जो जोश है वो बहुत सिर चढ़ करके बोल रहा है अभी। और इसका पूरा इन्होंने ये कहूं कि बेनिफिट लेने की कोशिश की है रोड शो के जरिए। सड़कों पर किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे थे। तो ये एक गुजरात में टक्कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे विपक्ष के लोग, क्या होगा आधार, क्या नहीं होगा, अभी मैं जल्दबाजी है कर कहना। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं बात करना चाहूंगा इस पे कि देखिए एजेंडे है, महंगाई आज नहीं तो कल एक मुद्दा तो होगा, इसमें मैं खारिज नहीं कर सकता कि जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर के जब नरेंद्र मोदी सफल हो सकते हैं यूपीए सरकार को बाहर करके, तो इन्हें भी घेरा जा सकता है। लेकिन घेराबंदी में कहीं चूक है या फिर ये कहें कि विपक्ष का अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है? नहीं, दो बातें हैं योगेन जी। पहली बात तो ये कि जो बुनियाद बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने या और आरएसएस ने, वो बुनियाद बड़ी अलग किस्म की है। वो है अति राष्ट्रवाद। वो अति राष्ट्रवाद अपने आप में जो जातियों को भी कत्ल करता है, वर्णों को भी तोड़ देता है और बिल्कुल एक ऐसी दमित इच्छा को बलवती करता है जो शायद हमारे संविधान में अनुमति नहीं है उसको। ऐसी इच्छा को अनुमति नहीं है जो संविधान के विपरीत सोचती और एक छत्र एक साम्राज्य बनाने की बात करे। मेरे को लगता ये है कि अगर यूपीए 1 का मॉडल, जिसमें के सेक्रीफाइस का एक नजरिया है, जिसमें सोनिया गांधी ने सारी ख्वाहिशों के बावजूद, सारी खुशामदों के बावजूद साफ प्रधानमंत्री बनने से इनकार करके और मनमोहन सिंह जी को लेकर के बिठाया, उसी तरीके से अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व स्वयं अगर सोनिया गांधी बीच में जाए और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में बात करे तो वो एक गठबंधन बना सकती हैं। आज सुरजीत भी नहीं है जो अपोजिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मास्टर कहे जाते थे पंजाब के, और वो सारे अपोजिशन को एक साथ ले सकते थे। तो उसको लेने के साथ में इश्यूज ये सब बरकरार है, लेकिन इसमें उस समझ को तोड़ना पड़ेगा, उस बुनियाद को तोड़ना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने बड़ी ताकत के साथ में बनाया है। वो सहज रूप से नहीं है, उसने बहुत कुछ 2002 के प्रभाव भी हैं उसमें। वो 2002 के माध्यम से एक मैसेज आया है। फिर उसके बाद में आपका ये जो अभी वो जो बुलडोजर दिखा रहे हैं वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है उसी 2002 को। ये जो दमित और पीड़ित मन है एक बहुसंख्यक का, वो तत्काल जुड़ना चाहता है इनके साथ में, इनके मुताबिक वो करना। वरना तो इन इश्यूज पे तो हमें याद है सन 70 के बाद में जब मिसेस गांधी शासन कर रही थी तो हमने कहा था उस वक्त तेल महंगा हो गया, ये सब तो खा गई तेल और पी गई चीनी और पता नहीं क्या क्या, इस तरह के स्लोगन सुनने पड़ते थे। अगर आपातकाल नहीं लगता तो लगता था कि सरकार चली जाएगी। तो यही है कि सैक्रिफाइस करने का नजरिया। चलिए देखिए, पहले के स्लोगन्स होते थे वो बहुत सारे होते थे, मैं कई बार इस पे, लेकिन आज तो नोटिस भी मिल जाता है कि आप ये नहीं लगा सकते कि उस समय तो गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, 3 चवन्नी तेल में इंदिरा गांधी जेल में, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन वो एक अलग था उस समय का दौर। और मैंने देखा है कि अलवर में बाई इलेक्शन था थानागाजी के अंदर। उस इलेक्शन में माननीय शोभाराम जी का देहांत हो गया था जब बाई इलेक्शन हुआ था। शिवचरण माथुर साहब मुख्यमंत्री थे। मेरे गांव में सभा हो रही थी, बहुत छोटा सा था। मैं उस समय हम तो एंजॉय करते थे, जो पार्टी जाती थी जिसने पंपलेट दे दिया हम उसी के नारे लगा दिए। हमें पता ही नहीं था कि होता क्या है, कि अच्छा कागज मिल गया जो जनता के लिए आ रहा है। हमें छोटे छोटे बच्चों को में मजे आते थे उस समय। को बिल्ला दे दिया तो लगता था कि टिकट मिल गया। हाँ,
तो उस दरमियान हमने देखा कि मुख्यमंत्री की सभा थी और उस वक्त के भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उस समय जनता पार्टी थी, मिट्टी के यूं भर के और मुख्यमंत्री पे फेंक दिया। शिवचरण माथुर ने कहा कि नो लाठी चार्ज। के शर्मा थे शायद उस वक्त वहां पे एसपी थे, डिप्टी एसपी थे। लाठी चार्ज नहीं। और ये मुझे लगता है कि एक दौर था, आज तो काला कपड़ा दिखा दो तो कपड़े उतार करके पुलिस सूंघती है दिखाने के लिए कि देखे हम मुख्यमंत्री के खास हैं। ये पोजीशन बन गई है। खैर, लेकिन ये तो विपक्ष को और सत्ता पक्ष को सोचना है कि किस तरह से, किस अंदाज में डेमोक्रेसी को रखना है। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, ये मुद्दा है, मैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में ये ख्याल मेरे इस वजह से आया कि मोदी जी अभी भी, प्रशांत किशोर ने बहुत दिन पहले एक बात कही थी, ये तो आज कहा कि मोदी जी ये ना समझे कि ये फाइनल चुनाव से पहले भी चुनाव होंगे और बहुत विपक्ष की एकजुटता भी हो सकती है। तमाम बातें सही हैं, लेकिन ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बंगाल के चुनाव के बाद में एक बात कही थी कि विपक्ष मुद्दे उठाने में मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मोदी से अगर आपको भिड़ना है तो आपका अंदाज बदलना पड़ेगा। मोदी के यहाँ पे कोई भी लूज वो चीजें नहीं देख सकते आप। यहाँ पे चुनाव जीते हैं तो रोड शो कर दिया उन्होंने, मालूम है कि नवंबर में इलेक्शन है, वहां पे उसको भुनाना है। हिमाचल जाएंगे तो हिमाचल के अंदाज में दिखाई देंगे वो। तो ये तोड़ अभी भी विपक्ष समझ नहीं पा रहा नरेंद्र मोदी को। योगेंद्र जी, कल आपने अगर दिल्ली के भाजपा ऑफिस में मोदी जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने विपक्ष को मतलब बुरी तरह से काफी यूक्रेन के मुद्दे पर और मुझे नो घेरा। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ भाइयों बहनों में, आज उसके वो यूक्रेन का हो कुछ भी हो, उस पर कोई विपक्ष का आपने कोई बयान देखा? अगला 4 रात जीत के आज गुजरात निकल पड़ा और कल कहती 2022 ये 24 की तैयारी शुरू। नहीं, ये ग्राउंड पे बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा। अब आप फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा, पूरी तरह जाना पड़ेगा। और जब आप प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, उन्होंने कहा मैं तो प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। अब ये थोड़ी की हर जगह प्रशांत किशोर जो कह रहा है जी नो प्रशांत किशोर कहीं चल लिया कहीं नहीं चला। एक साथ आज आप ये देखो, आप राजस्थान में आप बैठे हैं, आपके पास सेकंड नंबर का लीडर है अशोक गहलोत। अगर आप मंथन कर लो पूरे देश में, गांधी परिवार के बाद में अशोक गहलोत जी इतना बड़ा लीडर है। आप बीजेपी में भी आप चारों तरफ नजर घुमा लो, क्या इनका जैसा लीडर है? लेकिन क्या महत्व क्या हो रहा है? तो सर मुद्दे की और जो बात वो चल रही है, अगला बैठते ही नहीं है, निकल पड़े वो मोदी जी वहां। अब गहलोत जी ने जो अपने बजट में दिया सारा दिया, क्या दूसरे प्रदेशों का वो सोचा ऐसा इस तरह का? तो ये जो चीजें हैं विकल्प का नहीं अगर इन्होंने तलाशा और मंथन नहीं किया, खाली बयानबाजी पर ही सीमित हो गए, ये कर दी। जी प्रमोद जी, समय कम है, मैं 30 सेकंड में श्याम जी से, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कॉल कर दिया गया है कि वाइंड अप करिए, तो श्याम जी 30 सेकंड आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में कुछ अपना ट्रैक बदलना होगा विपक्ष को, या कुछ विचार करना चाहिए, वो चाहे कोई पद हो उसकी लालसा छोड़नी पड़ेगी, या आपको मोह छोड़ना पड़ेगा सत्ता का भी घेराबंदी के लिए? घेराबंदी मैं 24 की नहीं कर रहा हूं, आने वाले दिनों में भी चुनाव होंगे, 24 से पहले तो 15 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, तब तक क्या करेगा विपक्ष? देखिए, बंगाल में तो बताया ममता जी ने, मोदी जी ने तो बहुत कुछ करा, नहीं कर पाए वहां पर। आपको देखिएगा, बीजू पटनायक है या आपको लालू प्रसाद के बच्चे हैं, या आपको नीतीश कुमार है, मायावती, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको बैठ करके एक जगह मंथन तो करना पड़ेगा कि हम अपने एक नीति कैसे तैयार करें और मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के देश के प्रति समर्पित। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।